बीते 24 घंटों में इजरायल ने 3 देशों समेत 4 ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की है। लेबनान से लेकर सीरिया और यमन से लेकर गाजा तक इजरायल ने अपने लड़ाकू विमानों से अपने दुश्मनों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं और इजरायल के खिलाफ सबसे बड़ा दुस्साहस यमन के हूथी विद्रोहियों ने किया था। उन्होंने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हत्या के इरादे से एक मिसाइल से बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हमला करने की साजिश रची, मिसाइल दागी। जिस वक्त मिसाइल दागी गई उस वक्त इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका से लौटने के बाद बेन गुरियन एयरपोर्ट पर ही थे। इस हमले में नेतन्याहू बाल बाल बच गए, लेकिन तेल अवीव में हड़कंप मचाने वाले हूथी विद्रोहियों को इजरायल ने उसके बाद दहला दिया। यमन के 2 प्रमुख बंदरगाहों पर इजरायली बमबारी हुई और दोनों बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं यमन में, वो झुलस गए। इजरायल ने अपने दुश्मनों को आगाह किया है कि वो चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो, इजरायल के हमलों से वो बच नहीं सकते। और इजरायल हिजबुल्लाह को लेबनान में एक के बाद एक लगातार झटके दे रहा है। इजरायल की सेना ने अभी बताया कि उसके हमले में हमास का जो लेबनान का चीफ है वो मारा गया है। उसका नाम फतेह शरीफ बताया जा रहा है। फतेह शरीफ को इजरायल की सेना ने एक हवाई हमले में मार गिराया। फतेह शरीफ लेबनान में हिजबुल्लाह के लिए आतंकवादियों की भर्ती कराता था। इसके अलावा उसकी जिम्मेदारी हथियारों का इंतजाम कराना भी होता था। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये फतेह शरीफ की ही तस्वीर है। हमास का नेता जो रहता लेबनान में था, हमास के लिए रिक्रूटमेंट किया करता था, यानी गाजा पट्टी में ले जाने के लिए, वेस्ट बैंक में ले जाने के लिए लड़ाकों की फौजी नहीं, वो हथियार भी जुटाया करता था। और ये पूरा सिलसिला इजरायल के मुताबिक ईरान से लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें और रॉकेट आते थे और वही इन आतंकवादियों के जरिए कभी हिजबुल्लाह को तो कभी हमास को वो रॉकेट और मिसाइल दिए जाते थे, वहीं से हथियार भी आते थे। और आपको इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच जो जंग है उसमें इजरायल की सेना की एक टुकड़ी ने सीमा पार कर हिजबुल्लाह की सुरंग में ऑपरेशन किया है। इजरायल से एक लंबे युद्ध की बात की है। दावा यह किया कि हिजबुल्लाह के आतंकवादी इजरायल के अंदर घुसकर हमला करने को पूरी तरह से तैयार है। और यही बात इजरायल को इस बात की आशंका भी थी कि 7 अक्टूबर की पहली बरसी के आसपास हिजबुल्लाह के लड़ाके उत्तरी इजरायल में घुसेंगे और एक बार फिर इजरायल के नागरिकों को बंधक बनाकर, पिछली बार उन्हें गाजा पट्टी ले जाया गया था, इस बार अंदेशा यह था कि उन्हें लेबनान ले जाने की कोशिश की जाएगी और इसीलिए इजरायल ने जबरदस्त प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की। लेकिन हिजबुल्लाह के डिप्टी लीडर ने भी हसन नसरल्लाह और लगभग पूरी टॉप लीडरशिप के मारे जाने के बाद एक लंबे युद्ध की धमकी दी है। तो एक तरफ हिजबुल्लाह की तरफ से लंबे युद्ध की धमकी दी जा रही है, तो दूसरी तरफ इजरायल न केवल तैयार है बल्कि ताबड़तोड़ पलटवार कर रहा है। ताजा खबर इस समय की यह है कि इजरायल की सेना ने लेबनान बॉर्डर पर अपना जमावड़ा बढ़ा दिया है। उसकी तरफ से बड़ी संख्या में टैंकों की और बख्तरबंद गाड़ियों की तैनाती कर दी गई है। 1 साल पहले 7 अक्टूबर के बाद इसी तरह की तैनाती दक्षिणी इजरायल में गाजा पट्टी के बाहर भी देखी गई थी और उस समय हम लोग ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे थे जब इजरायल ने पहले अपनी सेना जुटाई। टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों से पहले बड़े बड़े बुलडोजर इकट्ठा किए गए, जो रास्ते में कोई भी अड़चन होती तो वो उस बुलडोजर के जरिए हर रुकावट को हटा देते और फिर वो गाजा पट्टी पर उन्होंने हमला किया। उसी तरह अब लेबनान पर हमले की तैयारी है। इजरायल पर हमले की शुरुआत पिछले साल 7 अक्टूबर को हुई थी जब हमास ने दक्षिणी इजरायल पर हमला किया था। उसमें 1200 इजरायली नागरिक मारे गए थे, करीब 250 को बंधक बना लिया गया था। उसके बाद से ही ईरान समर्थित आतंकी संगठनों ने, जिन्हें ट्रिपल एच कहा जाता है, ट्रिपल एच यानी 3 एच,
एक हमास, एक हूथी और एक हिजबुल्लाह। ताबड़तोड़ हमला तीनों ने एक साथ इजराइल पर कर दिया था। अब हसन नसरल्लाह, जो हिजबुल्लाह का कमांडर पिछले 30 सालों से है, हसन नसरल्लाह की मौत से बौखलाए हिजबुल्लाह के आतंकवादियों ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हत्या की एक रणनीति बनाई और हूथी विद्रोहियों ने लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल का इस्तेमाल बेन गुरियन एयरपोर्ट पर किया। क्या थी यह पूरी साजिश? हूथी, हमास, हिजबुल्लाह और तीनों के तार जुड़े हैं ईरान से। देखिए ये रिपोर्ट। जब दुश्मनों की मौत आती है तो वो इजराइल को निशाना बनाते हैं और इस बार तो इजराइल के दुश्मन ने नेतन्याहू को ही निशाना बना लिया। ईरान समर्थक हूती विद्रोहियों ने नेतन्याहू की हत्या के लिए मिसाइलें दागी थी। देखिए, उधर नेतन्याहू का विमान इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर पहुंचा, उधर हूती विद्रोहियों ने मिसाइल दाग दी। मिसाइल के निशाने पर थे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। नेतन्याहू अभी एयरपोर्ट में ही थे कि मिसाइल हमले से सावधान करने वाले सायरन बजने लगे। नेतन्याहू के साथ आया स्टाफ बम शेल्टर की तरफ भागा। हूती विद्रोहियों की प्लानिंग बिल्कुल सटीक थी। वो न्यूयॉर्क से लौट रहे नेतन्याहू के प्लेन को ट्रैक कर रहे थे। इस ट्रैकिंग के बाद उन्होंने सही समय पर मिसाइल दाग दी, लेकिन रास्ते में आ गया इजराइल का एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम। उसने हवा में ही मिसाइल को मार गिराया। बेंजामिन नेतन्याहू की हत्या की कोशिश नाकाम हो गई, लेकिन हूती जिम्मेदारी लेने के लिए सामने आ गए। यमनी प्रवक्ता ने दावा किया कि यह हमला फलिस्तीन 2 नाम के बैलिस्टिक मिसाइल से किया गया, लेकिन यह हमला नाकाम हो गया। नेतन्याहू सीना तानकर एयरपोर्ट से निकले और सीधा तेल अवीव स्थित सैन्य मुख्यालय पहुंचे। ईरान की शय पर यमनी विद्रोही अक्सर ड्रोन और मिसाइलों से इजराइल पर निशाना करते हैं, लेकिन यह हमला हसन नसरुल्लाह का खात्मा करने वाले इजरायली हमले के जवाब में किया गया था। न्यूयॉर्क से ही नेतन्याहू ने फोन पर नसरुल्लाह के खात्मा करने वाली हवाई हमले की मंजूरी दी थी। हूतियों ने बदले का प्लान बनाया था। विमान को हवा में या फिर बेन गुरियन एयरपोर्ट पर उतरते ही उड़ाने का प्लान था, लेकिन उनकी साजिश नाकाम हो गई और अब वो इसकी सजा भुगत रहे हैं। दूसरी तरफ सेना के कमांडर रह चुके बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के दुश्मनों का जड़ से सफाया करने में जुटे। लेबनान से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। और हूथी विद्रोहियों ने दावा किया कि उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया। हाइपरसोनिक यानी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से भी दुगनी तेज। सुपरसोनिक होती है जब वो आवाज की गति से ज्यादा तेज जाती है, लगभग 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। सुपरसोनिक, अगर हाइपरसोनिक की बात करें तो 3000 से 5000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ने वाली मिसाइल, और उसको रोक पाना लगभग असंभव है, लेकिन इजराइल के एरो मिसाइल डिफेंस शील्ड ने उसे रोक लिया। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। हम आपको वो विमान दिखाने जा रहे हैं जिन F-15 लड़ाकू विमानों ने लेबनान में हमला किया और हसन नसरल्लाह का बेरूत के दाहिए इलाके में उसे नेस्त नाबूद कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया है कि इजराइल डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ने हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह को मारने के लिए जेडैम्स यानी जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन, उसके गाइडेड किट का इस्तेमाल किया और इसमें कम से कम 100 जो BLU यूएस अमेरिका में ही निर्मित BLU जो बम है 1000 पाउंडर्स 2000 पाउंडर्स उन बमों का इस्तेमाल किया। इन्हें बंकर बस्टर बम भी कहा जाता है। बंकर बस्टर क्यों? क्योंकि ये जमीन पर लगकर नहीं फटते हैं। जमीन में जैसे ही ये पृथ्वी पर गिरते हैं तो उसके बाद एक बहुत लंबा सुराख, एक छेद करते हुए कई फीट नीचे 15 से 20 मीटर जमीन के अंदर जाकर फिर
भीतर घुसकर ये फटते हैं। ये दावा इजरायली सेना की ओर से टेलीग्राम पर जारी एक वीडियो के आधार पर भी किया गया, जिसमें इजरायली वायुसेना के 59वें स्क्वाड्रन के F-15I लड़ाकू विमानों को हसन नसरल्ला की हत्या को अंजाम देने के बाद वापस अपने एयरफील्ड पर लैंड करते दिखाया गया है। वीडियो में 2 विमानों को उड़ते हुए दिखाया गया, जिनमें से एक विमान में 6 बम हैं, जिससे BLU-109 बमों की पहचान हो जाती है। फिर वीडियो में शाम का एक वीडियो है, जिसमें विमान बिना किसी बम के उसी एयरबेस पर सुरक्षित लौटता दिखाई दे रहा है। माना यह जा रहा है कि इसी विमान ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्ला का खात्मा किया। 85 टन विस्फोटक कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका इस्तेमाल किया गया। और हसन नसरल्ला की हत्या को लेकर एक बड़ा दावा किया जा रहा है कि मुखबिरी किसने की, यानी जानकारी इजराइल को किसने दी। और खबर अब यह आ रही है कि ईरान के ही एक एजेंट ने मुखबरी कर दी थी। साथ ही साथ हसन नसरल्ला की हत्या के लिए उससे पहले उसके ठिकाने की पहचान की गई थी। यह दक्षिणी बेरूत का दाहिए का इलाका है। यहां पर हसन नसरल्ला का जो बंकर है, यह सेंट्रल कमांड हेडक्वार्टर्स है पूरे के पूरे हिजबुल्लाह संगठन का, और यह जमीन से 60 फीट नीचे है। उसे भेदने के लिए इजराइल ने बंकर बस्टर्स का इस्तेमाल किया, जो धरती पर नहीं फटते, धरती के भीतर 30 मीटर मिट्टी को हटाकर 6 मीटर चौड़ी कंक्रीट की दीवार को भेदने में यह सफल हुए। बंकर बस्टर बमों ने इजराइल को वो कामयाबी दिलाई, और एक बम या 2 बम नहीं दागे गए। यहां ऐसे कहा यह जा रहा है कि ताबड़तोड़ एक के बाद एक अलग अलग विमानों से यहां 85 टन विस्फोटक गिराए गए, जिसने हिजबुल्लाह के पूरे सेंट्रल कमांड हेडक्वार्टर्स को ध्वस्त कर दिया। वो शख्स जो अपनी जान बचाने के लिए 18 साल तक लोगों के बीच नहीं आया, उसे इजराइल ने बंकर की फौलादी परतों को तोड़कर मार गिराया। फ्रांस के अखबार ले पेरिसियन का दावा है कि नसरुल्लाह की मुखबिरी एक ईरानी एजेंट ने की है, यानी वो ईरान जिसके लिए नसरुल्लाह इजराइल से लड़ रहा था, उसके ही एक एजेंट ने डबल क्रॉस कर दिया। मुखबिर ने हमले से कुछ घंटे पहले इजरायली सेना को नसरुल्लाह के ठिकाने के बारे में जानकारी दी थी। उसने बताया कि नसरुल्लाह कुछ ही देर पहले अपने काफिले के साथ हेडक्वार्टर पहुंचा है। इससे पहले वह हिजबुल्लाह के मारे गए ड्रोन चीफ को दफनाए जाने के कार्यक्रम में शामिल हुआ था। उसने बताया कि यह ठिकाना बेरूत के दक्षिण उपनगर दाहिए में, जहां जमीन से 60 फीट नीचे बंकर है। इसकी जानकारी मिलते ही इजरायली सेना ने बंकर बस्टर बमों से लैस F-35 लड़ाकू विमानों को तैनात किया। बंकर ब्लस्टर बमों में 80 टन विस्फोटक थे। बमों की संख्या लगभग 85 थी। इनमें इतनी ताकत है कि यह मिट्टी की 30 मीटर की परत को या फिर ठोस कंक्रीट की 6 मीटर मोटी परत को भेद सकता है, और इसमें विस्फोट परत को भेदने के बाद ही होता है। इजराइल के हवाई हमले में आसपास की 2 इमारतें भी तबाह हो गई। 30 मीटर गहरा गड्ढा बन गया। 2 दिन बाद तक अंदर से धुआं निकल रहा है। रॉयटर्स के मुताबिक नसरुल्लाह का शव घटनास्थल से बरामद कर लिया गया है, और उस पर कोई सीधा घाव नहीं मिला। माना जा रहा है कि उसकी मौत जबरदस्त धमाके होने से हादसे से हुई। हवाई हमले में ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड के कमांडर अब्बास निलफोरुशान की भी मौत हो गई। अपने ही एजेंट की मुखबिरी की खबरों से ईरान दहशत में है, और उसके सुप्रीम लीडर खामेनेई सुरक्षा के लिए गुप्त ठिकाने पर चले गए हैं। अशरफ वानी, दक्षिणी बेरूत, लेबनान, आज तक। और भारी बमबारी की खबरें भी आ रही हैं, और इन्हीं खबरों के बीच अशरफ वानी, आज तक संवाददाता दक्षिणी लेबनान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशरफ, इस समय जमीनी स्थिति क्या है? गोलान में और उत्तरी इजराइल में बमबारी की खबर आ रही है, कुछ रॉकेट अटैक्स हिजबुल्लाह की तरफ से होने की खबर है। आप हमें क्या बता सकते हैं? बिल्कुल गौरव, दरअसल ये सही है कि आज पहली
बिल्कुल गौरव, आज पहली बार जो है हिजबुल्लाह ने हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद जो है एक वक्तव्य जारी किया। उनके जो नंबर 2 लीडर हैं सईद कासम, वो जो है लोगों के सामने आए और उन्होंने बयान दिया और उसके साथ साथ ईरान के जो सैनिक कमांडर है या रेवोल्यूशनरी गार्ड कहें, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया है। जब उनसे पत्रकारों ने पूछा था कि हसन नसरुल्लाह के बदले की कार्रवाई को लेकर ईरान क्या कर रहा है, तो उन्होंने जवाब में कहा कि जस्ट वेट, यानी थोड़ा इंतजार करो। और उस वक्तव्य के बाद ही हम देख रहे हैं कि लगातार न सिर्फ ड्रोन बल्कि मिसाइल, शॉर्ट रेंज मिसाइल, मिड रेंज मिसाइल और लॉन्ग रेंज मिसाइल जो हैं हिजबुल्लाह की तरफ से नॉर्थ इजराइल की तरफ से जो है दागे जा रहे हैं और उनमें नुकसान की खबरें भी हैं। खासतौर से ड्रोन्स को जो एयर डिफेंस सिस्टम है इस इजराइल का, वो रोक नहीं पा रहा है और वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। गौरव, दरअसल मैं जहां खड़ा हूं, ये सैदिन जगह है दक्षिणी लेबनान की। यहाँ पर 1 किलोमीटर दूर में अभी एक जगह से रिपोर्टिंग कर रहा था, जहां पर अंदाजा होता है कि इस युद्ध में इजराइल किस तरह के बम इस्तेमाल कर रहा है। एक 5 मंजिला इमारत थी, उसमें रात के 4 बजे यानी अभी से करीब 8 घंटे पहले जो है एक मिसाइल से हमला किया है IDF ने F-16 विमान से, और जमीन जो बिल्डिंग है वो पूरी तरह से जमीन में समा गई है। कोई वहां पर अता पता नहीं मिल रहा है जो उसमें लोग थे। माना जा रहा है कि 30 लोग उसमें थे उस वक्त जब उस पर बम गिरा। 30 के 30 की मौत की आशंका है। 7 शव जो है उसमें से निकाले गए हैं और बाकी जो है आसपास जो लोग हैं वो दहशत से, और बाकी जो शीशे वगैरह टूटने से दर्जनों लोग जो घायल हुए हैं। तो ये बमों का सिलसिला जो इजराइल की तरफ से वो जारी है। आप इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखिए, क्योंकि खबर यह भी आ रही है कि पिछले 24 घंटों में इजराइल की तरफ से जो भारी बमबारी हुई है उसमें 100 लोग लेबनान में मारे गए हैं।